नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय साल 2024 और 25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्तीय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादक बोनस अनुमान्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतर सीमा 7,000 के आधार पर 30 दिनों के उपलब्धियों का आवागमन है। बता दें कि प्रत्येक पात्र कर्मचारियों को 6,908 का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली से पहले ये आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवार के लिए आनंद और उत्सव लेकर आया है और साथ ही शासन प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। बता दें कि योगी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है और इस दौरान राज्य कर्मचारियों को 15 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। राज्य कर्मचारियों के लिए तोहफा है। योगी सरकार ने दीपावली से पहले ये बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है और 15 लाख राज्य कर्मचारियों का इसका फायदा मिलेगा। 15 लाख कर्मचारियों को इसका बोनस मिलेगा। बता दें कि दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है और इसके साथ ही 7,000 के आधार पर 30 दिनों की उपलब्धियों का आवागमन करते हुए दीपावली से पहले आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवार के लिए आनंद और उत्साह लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शासन प्रशासन ने नई ऊर्जा का इससे संचार होगा। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा बोनस दिया है। और इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर। और उनसे ज़्यादा चर्चा करते हैं कि योगी सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है और 15 लाख राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं आप सर? अनीता देखिएगा, प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं उसमें एक त्योहार ऐसा है दीपावली जिसमें बोनस भी दिया जाता है, उपहार भी दिए जाते हैं, गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए सरकारी कर्मचारी सालों से मुंह ताकते आए हैं, भाई इनको क्यों नहीं, जब उनको दिया जाता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं प्राइवेट में, तो इनको क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार द्वारा उठाया गया ये बेहतरीन फैसला है। और इससे होता क्या है कि भाई कर्मचारी जो काम करता है पूरे साल जो काम करता है, हालांकि सरकार के ऊपर भार पड़ेगा। ये तकरीबन 1,022 करोड़ का अनुमान ऐसे लगाया जा रहा है कि जो 14,82,000 कर्मचारियों को जो बोनस दिया जाएगा 6,908 रुपए जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाएगा, तो उसका गणित भाग अगर आप लगाओ तो 1,022 करोड़ का खर्चा आएगा। लेकिन इस सरकार के लिए ऊपर कोई बड़ा नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा भार नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखो तो सारे डिपार्टमेंट का एक दिन का जो रेवेन्यू है वो कम से कम 4 से 450 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो कुल मिला के 1% जो 30 दिनों में या 25 दिनों में अगर 1% भी अगर कर्मचारियों के ऊपर, उन कर्मचारियों के ऊपर जो पूरे साल तन्मयता के साथ में काम करते हैं, उनको अगर कुछ पैसे या कुछ हजार रुपए में अगर बोनस के रूप में दिया जाए तो वो भी खुश होते हैं, उनका परिवार भी खुश होता है और उनको अच्छा भी लगता है। जी सर, जिस तरीके से राज्य कर्मचारियों को या फिर कंपनियों में बोनस बांटे जा रहे हैं, इससे कर्मचारियों के अंदर उत्साह और भी बढ़ता है क्या? निश्चित रूप से कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा और उनके काम करने की प्रतिबद्धता और उनके ऊर्जा कल्याण में एक सुधार भी होता है। ऊर्जा आती है उनको काम करने के लिए, आगे बढ़ने का उसको ललक भी पैदा होती है। उनको लगता है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री हमारे बारे में इतना सोच रहा है। दीपावली के मौके पे बच्चों के लिए घर में त्योहार हो और भी सदस्य होते हैं, बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, तो एक कर्मचारियों को सरकार तनख्वाह के अलावा जब बोनस भी देती है, उपहार भी देती है,
तो वाहवाही तो होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये चीजें अब शुरू हुई है, मुझे लगता है कि सारे सरकारों को, चाहे देश की जितने भी राज्यों में सरकार है, सबको ये कदम उठाना चाहिए। और इवन मैं तो ये भी मांग करूंगा, जो राज्य कर्मचारी को जितना भी स्टेट गवर्नमेंट जो दे रही है, इसमें कुछ ना कुछ 1, 2 या 10% कम से कम केंद्र सरकार को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि ये आंकड़ा 7,000 से 9,000 या 10,000 तक भी होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की यदा कदा मांगे बाहर निकल के कर्मचारियों को द्वारा आती रहती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपेयर करो, एक स्टेट कर्मचारी या सेंट्रल कर्मचारी होता, दोनों के तनख्वाह में फर्क आएगा। फिर अगर इनके आप किसी निजी कंपनी में, जो एमएनसी कंपनियों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो वहां नौकरियां तनख्वाह ज्यादा होती है, इनकी तनख्वाह कम होती है। तो उस मुकाबले अगर आप इसमें अगर 20% या 25% का भी अगर बोनस देते हो, तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही बेहतरीन कदम कहा जाएगा, कर्मचारियों के हित के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए। और कुल मिला के ये सराहना हो रही है। कर्मचारी भी सारे खुश हैं कि भाई उनको इतना बोनस मिल रहा है, उपहार भी मिल रहा है, तो ये कदम अच्छा है। जी, खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी का अयोध्या एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है और इस बार 1251 पुजारी एक साथ सरयू नदी के किनारे महाआरती करेंगे और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां और भी तेज कर दी है। 19 अक्टूबर को दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या अपने ही पुराने 2 रिकॉर्ड तोड़ेगा। पिछले साल 1100 अर्चकों ने एक साथ सरयू आरती कर विश्व का कीर्तिमान रचा था और अब इस बार 26 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित होंगे। सरयू घाट का दायरा बढ़ाया जा रहा है ताकि विशाल महाआरती के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके और इसके साथ ही मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य अतिथि भी हिस्सा लेंगे। 1251 पुजारी एक साथ एक लय में एक मंत्र के साथ महाआरती करेंगे और ये नज़ारा इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर क्षेत्र में गांव में वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को सफलतापूर्वक पिंजरे में कैद कर लिया है। बीते 3 सालों से गुलदार के हमलों में अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। जिले भर में कई स्थानों पर करीब 400 से अधिक गुलदारों की उपस्थिति दर्ज की गई है। गुलदार की गिरफ्तारी के बाद से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर आश्रम से योग साधना यशस्वी आश्रम के पीठाधीश्वर यशवीर महाराज ने आगामी त्योहारों धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली और साथ ही गोवर्धन पूजा और भाई दूज के मद्देनजर सनातनियों से विशेष आग्रह किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि त्योहारों के दौरान व्रत खोलने के फल, पूजा पाठ की सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं हिंदू दुकानदारों से ही खरीदी जाए। यशवीर महाराज ने कुछ समुदाय पर आरोप लगाते हुए कहा है कि षड्यंत्रकारी गैंग पूजा सामग्री को अपवित्र कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से अपील की है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों से सतर्क रहें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही सामान खरीदें। यह बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है और तेजी से ये बयान वायरल भी हो रहा है, जिस पर विभिन्न समुदाय में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। छोटी और बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज का पर्व मनाने वाले सभी सनातन धर्म के मानने वालों से मेरा कहना है कि जब भी आप अपने इन पर्वों को मनाने के लिए पूजा पाठ का सामान खरीदें, प्रसाद, फल, मिठाई खरीदे, तो अपने सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीदे। किसी भी थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहाँ से न खरीदे। यूपी के रायबरेली में पैसे के लेन देन के चलते रेल कोच फैक्ट्री के टेक्नीशियन को जबरन कार में उठाकर ले जाया गया और साथ ही 2 लोगों पर यह अब भारी पड़ गया है। परिजनों ने उनके अपहरण की सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर बांदा मार्ग से टेक्नीशियन को सकुशल बरामद कर दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक संजय कुमार मीणा टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं और 2 दिन पहले वो सब्जी लेने स्कूटी से गए थे और तभी
कार सवार 2 लोगों ने उन्हें जबरन कार में बिठा लिया और फरार हो गए। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई और संजय कुमार मीणा को सकुशल बरामद कर लिया गया। लेकिन पूछताछ में सामने आया कि संजय कुमार मीणा की भूपेंद्र और वैभव सिंह पर देनदारी थी। बार बार पैसे मांगे जाने के बाद भी ना मिलने पर उन लोगों ने संजय को कार में जबरन बिठाकर मारपीट भी की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार करते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर क्षेत्र में खाई खेड़ी मिल के पास पुलिस और गौकसी के करने वालों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि घायल गौकश जावेद के खिलाफ पहले से ही गौकसी के 6 मुकदमे दर्ज हैं। जावेद के पास से एक बाइक, एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एक मुठभेड़ के दौरान जावेद का एक साथी मौका पाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। पहले यहाँ पे शुगर मिल खाई खेड़ी के पीछे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गोकसी करने के फिराक में कुछ लोग यहाँ पे आने वाले हैं और उनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है, उसके लिए काम्बिंग भी की गई है। और जो घायल बदमाश जिसको पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम जावेद है, जो हरिनगर का रहने वाला है, पुरकाजी थाना क्षेत्र का ही। और यह भी अवगत कराना है कि 11/12 की रात में यहाँ पुरकाजी थाना क्षेत्र में यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गोवंश का अवशेष मिला हुआ था, जिस पर कि गोवध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अब से थोड़ी देर पहले एक तरफ यूपी सरकार एंटी भूमाफिया अभियान के तहत जमीनों को कब्जा मुक्त कराने में जुटी हुई है, तो वहीं भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मैनपुरी जनपद से, जहां पर एक भट्टा स्वामी दीपक पांडे पर सरकारी जमीन जो कि मरघट के लिए जाना जाता था उसका चक्रोट पर कब्जा कर लिया गया है और ये गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायत के बाद से राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जगह की पैमाइश की और 4 दिन बाद शुभ लक्ष्मी ईंट भट्ठा पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवा दिया गया है। तो वहीं कस्बा निवासी ने भी आरोप लगाया है कि उनकी निजी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। निवासी ने राजस्व विभाग की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि ये प्रदेश सरकार के संकल्प की मिसाल है। दूसरी ओर भट्टा स्वामी दीपक पांडे का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप सभी झूठे हैं और पैमाइश उनकी गैर मौजूदगी में की गई है। उन्होंने इसे साजिश करार दिया है। अराजक तत्व तो बहुत छोटा शब्द है। दरअसल ये आलीपुर खेड़ा के भू माफिया लोग हैं और इन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत ऐसे की कि हमारे पास हमने तो न कभी पूरे जीवन में जमीन खरीदी न बेची, उसके बाद भी उन्होंने हमारे जैसे सामाजिक व्यक्ति को भू माफिया बनाने की कोशिश की। तो मैंने उस पर एक सरकारी चक्रोट की नाप डाल दी और सरकारी चक्रोट पाया गया। आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सारे प्रशासन ने भी डिमार्केशन कर दिया कि वो पाया गया 227 दीपक पांडे जो भट्टा के ओनर हैं, संचालक हैं, उनके भट्टे में। और वो 1.5 बीघा जमीन पर, नम्मी की जमीन पर 2023 नंबर पे कब्जा किए पाए गए, सरकारी चक्रोट पर कब्जा किए पाए गए और उसके बाद में डीएवी स्कूल की 27 बीघा जमीन पर भी कब्जा किए पाए गए। उसके अलावा भी कई ऐसे नंबर हैं जिन पर उनका सीधा सीधा अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर। अब्दुल अहमद अब्बासी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं आलीपुर खेड़े का हूँ। अच्छा, आपकी भी जमीन पर कब्जा कर रखा था? किन लोगों ने कब्जा कर रखा था? हाँ, मैं तो पहले भी शिकायत कर चुका हूँ कि दीपक पांडे और उनके भाई अंकुर पांडे ने हमारे 2023 को अपने भट्टे में शामिल कर लिया है और हमारे और उनके बीच का एक ही समस्या जो मैं बराबर बता रहा हूँ, एक चक मार्क हमारे दोनों के नंबर के बीच में आता है। हमारे खेत की उनके से सीमा भी नहीं मिलती, बीच में 10 फुट का एक चक मार्क है जिसको आज एसडीएम द्वारा नपा दिया गया है और उसका सीमांकन कर दिया गया है। आप वहां जाकर स्वयं भी देख सकते हैं। और हमारा 2023 अब आपको साफ साफ दिखाई देगा, जिसपे पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। कितना जमीन आपके उनके कब्जे में? 17 बिसा थी, उतनी ही जगह निकली है। देखिए साहब, ये आज जो इन्होंने रात में आके हमारे भट्टे पर बुलडोजर चलाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर मैंने किसी चीज पे अगर कब्जा कर रखा है, वैसे तो मैंने नहीं कर रखा है क्योंकि मेरा इसमें सिविल कोड में स्टे है और आज एक दावा भी सिविल कोड में पड़ गया है सरकार के खिलाफ। और ये अगर इन्होंने आज रात में आके इस चीज को किया, ये बहुत ही गलत है।
मेरी गैर मौजूदगी में मेरा छोटा भाई था, उसकी मौजूदगी में किया, उसने मना भी किया, उसने स्टे की कॉपी भी दी। उन्होंने कहा चक्रोड पे कोई स्टे नहीं है। एक चीज आप ये बताइए, मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं सरकार को और शासन को ये बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने किसी चीज पे पहले तो कब्जा किया नहीं है, क्योंकि उस जमीन पे स्टे है, जमीन नीचे है, उसी पे चक्रोड है। अगर शासन को ये करना चाहिए था तो पहले सिविल कोर्ट में जाता और उनसे ऑर्डर करा के लाता कि इसमें ऐसे ऐसे नंबर पे इसमें चक्रोड है। लेकिन बीते कई महीनों से लगातार झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के चलते लोगों की मौत हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग अभी भी चुप्पी साधे बैठा हुआ है। न कार्रवाई, न जांच, नतीजे और एक और मासूम की जान चली गई। ताजा मामला मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर मां मॉनिटरिंग क्लिनिक में एक गर्भवती महिला की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 15,000 रुपए लिए, भरोसा दिलाया कि सब कुछ सही होगा, लेकिन गलत इलाज की वजह से महिला की मौत हो गई। महिला के पति ने बताया है कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही सामने आई और जब हालात बिगड़े तो डॉक्टर मौके से ही फरार हो गया। परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सवाल ये उठता है कि ऐसे क्लिनिक किसकी शय पर चल रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग इन झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा नहीं कस रहा है? क्या किसी और की जान जाने के बाद भी विभाग पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है? और आखिर विभाग कार्रवाई इन झोला छाप डॉक्टरों पर क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल जी, ये क्या घटना हो गई इस हॉस्पिटल में? ये ऐसी घटना हो गई क्योंकि मैं अपने भाभी को लेके आया यहाँ पे, तो मतलब दिखाया उन्हें। डॉक्टर ने ये बोला मेरे से कि मतलब कि मैं ठीक कर दूंगा, और फिर ब्लड ग्रुप मतलब बोला ब्लड चढ़ाने के लिए, तो मेरा भाई का ब्लड ग्रुप मिल गया था। तो बोला मैं अपने भाई से कि ब्लड ग्रुप चढ़ा दूं, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि मतलब मैं ब्लड ग्रुप अपना बाहर से मंगाएंगे, बाहर से चढ़ाएंगे। तो जैसे ही मैं मतलब मरीज सही था और जैसे ही ब्लड ग्रुप चढ़ा, उसके बाद वो मरीज हो गया सीरियस। फिर उन्होंने 5 बजे बाद सुबह के टाइम ये बोला है कि मरीज को अपने ले जाओ, मेरे बस में नहीं है। और पहले ली थी इन्होंने फुल गारंटी सही करने की, ये बोला था मैं तुम्हें सही करके बच्चा तुरंत सही करके दूंगा, मतलब कि और मरीज भी हमारा, हाँ बच्चा और मरीज दोनों सही करके देंगे, ये बोला था। कितना रुपये जमा किया था? मैंने रुपये जमा किया था, इन्होंने रुपये बताया पहले दाम। दीपावली से पहले सहारनपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। त्योहार के मौसम में जब बाजारों में मिठाइयां और दूध उत्पादकों की मांग चरम पर होती है, उसी वक्त मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन इस बार विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 11 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद किया है। खाद्य विभाग की टीम ने ये कार्रवाई रामपुर में की है और साथ ही एक मिल्क वैन में पनीर को शामली होते हुए देहरादून भेजा जा रहा था। जांच के दौरान शक होने पर वाहन को रोका गया और पनीर को जब्त कर लिया गया। मौके पर मौजूदा अधिकारियों ने बताया कि पनीर के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया है और प्रारंभिक जांच उसमें मिलावट की आशंका भी जताई जा रही है। दीपावली जैसे पर्व पर लोग शुद्धता की उम्मीद करते हैं और ऐसे में मिलावटी खाद्य सामग्री का बाजार में पहुंचना लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है। सवाल यह है कि क्या ऐसे कारोबारियों पर जल्द और सख्त कार्रवाई होगी या नहीं। बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अवैध रूप से रखी कफ सिरप और पेन किलर दवाओं की भारी खेप बरामद की गई है। 7 लाख रुपए से अधिक मूल्य की इन दवाओं को घर और वाहन में छिपा कर रखा गया था। दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज मोहल्ले में मोहम्मद अली नामक व्यक्ति के घर पर यह छापेमारी की गई है। कार्रवाई मुकेश जैन सहायक आयुक्त औषधि की अगुवाई में हुई, जिसमें सरावस्ती, गोंडा, बहराइच के औषधि निरीक्षण भी शामिल रहे। जाँच के दौरान भारी मात्रा में कफ सिरप और पेन किलर टैबलेट बरामद की गई है, जो बिना किसी वैध लाइसेंस के स्टोर पर रखी गई थी और इन दवाओं की कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल सभी दवाइयों को जब्त करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस अवैध कारोबार के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। लूटकांड के एक मुख्य आरोपी विजेंद्र के पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद से पुलिस ने उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है। आरोपी विजेंद्र के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना में शामिल अन्य 2 फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर जिले में धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और किसानों के हित में संचालित करने के उद्देश्य से एडीएम ने लखीमपुर मंडी स्थित धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं, तौल प्रक्रिया और साथ ही किसानों के पंजीकरण और भुगतान की स्थिति की गहनता से जांच पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने क्रय केंद्र प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान की खरीद शासन की मंशा और निर्धारित मानकों के अनुसार ही की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या फिर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और ये सुनिश्चित करना केंद्र प्रभारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूदा किसानों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिवाली से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से समग्रहित पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में दाल मंडी में 3 पटाखा गोदामों पर छापेमारी की गई, जिसमें लाखों रुपए के मूल्य के पटाखे बरामद किए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में ये बड़ी छापेमारी की गई है और इस दौरान प्रशासन के गोदामों में भारी मात्रा में तेज आवाज वाले पटाखे मिले हैं। गोदामों के ताले तोड़कर पुलिस ने जब्त किए हैं, पटाखों को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं छापेमारी के बाद पूरे बाजार में पटाखों ने अन्य अवैध पटाखों की तलाश के लिए अभियान पुलिस ने और भी तेज कर दिया है। प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई पटाखों की अवैध बिक्री और खतरनाक सामग्री के भंडारण को रोकने के उद्देश्य से की गई है। फिलहाल पुलिस को यहाँ पर बड़ी कार्रवाई मिली है। 3 गोदामों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। मंदिर और मूर्तियों की नगरी अयोध्या में जहां हर साल लाखों दीपक जलकर अयोध्या की गलियों को रोशन किया जाता है, दीपों की नगरी कही जाने वाली अयोध्या जहां हर साल दीपों से जगमग होती है गलियां, लेकिन इस बार अंधेरे में है वो हाथ जो इन दियों को गढ़ते हैं। बता दें कि आगामी 19 अक्टूबर को दीप महोत्सव का आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस अवसर पर दिए बनाने का ठेका प्रभु श्री राम की नगरी के कुम्हार को ना देकर अन्य जगह दे दिए गए हैं, जिससे कुम्हार की स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। पीड़ित कुम्हार ने कहा है कि हमको नहीं दिया गया है ठेका और हम 7-8 सालों से दीप उत्सव के दिए बना रहे हैं, लेकिन इस बार ना जाने क्या हो गया कि सरकार को ही हम लोगों को ठेका नहीं दिया गया है, तो वहीं दूसरी जगह दीप बनाने का अवसर प्रदान किया गया है। और इसी क्रम में वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा है कि अगर किसी को भी बनाने का काम नहीं मिला तो हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको काम दिलवा देंगे। इस बारे में विशेष जानकारी नहीं है क्योंकि ये नगर निगम का विषय है, मैं ज़रा उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। लेकिन यदि ऐसा है तो ये गलत है। स्थानीय कुम्हारों को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। स्थानीय जो हमारे बनाते हैं मिट्टी के बर्तन और ये, उन लोगों को इसमें निश्चित रूप से प्राथमिकता। और यदि ये टेंडर की प्रक्रिया है तो टेंडर में भी उन लोगों को बुलाकर उस काम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरे को जब ये जानकारी मिली तो मैंने नगर आयुक्त से बात की और नगर आयुक्त महोदय ने बताया मुझे कि हमने टाइप करा दिया स्थानीय कुम्हारों को बुलाकर, क्योंकि ये बड़ा विषय है, इसमें टेंडर के बिना नहीं खरीद हो सकती थी, इसलिए टेंडर जिनको मिला है उनको। जिले में नकली खाद के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और ये कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई है, जिसमें बड़ी मात्रा में नकली डीएपी खाद जब्त की गई है और जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव के नेतृत्व में ये बड़ी छापेमारी की गई है, जिसमें पुलिस टीम ने कोतवाली क्षेत्र के में एक कमरे में चल रहे अवैध फैक्ट्री को पकड़ा है और इस छापेमारी के दौरान 180 बोरी नकली खाद मिली है और 100 फर्जी टैग और एक मशीन और एक जनरेटर भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि नकली खाद बाजार में सप्लाई होने से पहले ही पकड़ी गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने से बच गए हैं। नकली खाद को एक कमरे में अवैध रूप से तैयार किया जा रहा था, जो कि पुलिस चौकी के पीछे स्थित था। प्रशासन अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की तैयारी भी कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।